हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सबके स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जी के जी एस फॉर PCS से स्वागत करता हूँ। हम आप लोगों के लिए लाए हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आए हैं। तो हम देखते हैं कि क्या होता है और इकोनॉमिक के संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है। तो हम शुरू करते हैं इस बात को। अगर हम बात शुरू करें तो हम बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटिव जो है कि चेंज जो होता है वो आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक है ना। अगर पैसे की मात्रा में चेंजिंग, अर्थव्यवस्था के किसी भी चीज़ के उत्पादन में परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं उसको। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में जो है कि जो वृद्धि होती है उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिकली ग्रोथ जो होता है उसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी देश की पूंजी निर्माण में जो है कि हो रहा है तो उसका जो है फिर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके जो है कि आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से जो है कि बढ़ती है। अब हम बात करते हैं किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है, तो प्रति व्यक्ति जो है कि वास्तविक आय ही उसका जो है कि सबसे अच्छा मापक होता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक जो है समृद्धि जो है कि प्राप्त की गई थी, तो ये प्राप्त की गई थी 2006-07 में। ये था 9.6% जो है कि था ये। ठीक है ना। भारत में पूंजी जो है कि सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी, ठीक है ना, समृद्धि विकास दर कम क्यों है? तो इसका कारण क्या है कि पूंजी उत्पाद का जो अनुपात है वो जो है कि बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जो है कि समृद्धि दर कम हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले जो मात्रात्मक क्वांटिटिव एवं जो है कि गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है ना। इसे सामाजिक मूल्य, इसमें जो है कि सामाजिक मूल्य भी निहित होता है। ठीक है ना। यानी कि कैसा प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन किसकी क्वालिटी कैसी रही ये भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ ही देश का जो है कि समाज का आर्थिक विकास होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो है कि अगर परिवर्तन होता है, यानी कि मानव पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि इंसान के पास कैपिटल इनकम जो है कि ज़्यादा अच्छा हो, लोगों के बीच जो है कि असमानताएँ कम हो, गरीबी अमीरी का जो है स्तर कम हो, और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि नए ब्रिज, नए बिल्डिंग, नया स्कूल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर के जो है कि विकास जब होता है तो उसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि होना। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू होने के पश्चात किस वर्ष जो है कि आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो वो भी रहा कब? 2006-07 में 9.6%। यानी कि मनमोहन सरकार का जो द्वितीय कार्यकाल था उसके अंतर्गत, जो प्रथम कार्यकाल था उसके अंतर्गत 2006 से जो है कि 2004 से लेकर के 9 के बीच वाला टाइमिंग पीरियड में जो ये रहा 2006-07 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो सबसे कम विकास दर रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे कारण थे, हम कारणों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि वो काल था तकरीबन 62 से लेकर के 67 तक का वो काल था, जो देश में बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर के आया था। चीन का आक्रमण, पाकिस्तान का भारत में हमला और जो है कि विभिन्न अकाल पड़ना देश में, ये सारे कारण थे उस समय का, जिसकी वजह से इसका विकास दर गिर गया था। अब हम बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो सर्वाधिक विकास दर जो है कि रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से लेकर के 12 तक चली। ठीक है ना। उसमें विकास दर रहा था 7.8%। अगर हम बात करें कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आर्थिक विकास दर।
अब हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है ना। फिजिकल क्वालिटी ऑफ जो है कि लाइफ इंडेक्स किसने प्रतिपादित किया था? तो मॉरिस डी जो है कि मॉरिस ने, ठीक है ना, 1976 में इसको प्रतिपादन किया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागमन बेसिक नीड्स अप्रोच दृष्टिकोण प्रतिपादन किसने किया था? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है कि इसको जारी किया गया था। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के जो है कि मापन हेतु क्रय शक्ति के जो है कि समता विधि यानी पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जी.आर. कैसल ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता, ठीक है ना, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी का जो है कि आधार चीन और अमेरिका के बाद जो है कि भारत का नंबर कौन सा आता है? तो तीसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय 2020 में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार पीपीपी के अनुसार विश्व के जीडीपी में भारत की योगदान कितना है? तो है 6.7%। अब हम बात करें तो भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिदर्श में जो है कि संबंधित क्या किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सूचकांक संबंधित सूचकांक की, ठीक है ना। हम बात करते हैं आगे किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 1990 में से अभी तक जो है कि मानव विकास सूचकांक की जो है कि प्रस्तुति की जाती है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास प्राधिकरण कार्यक्रम UNDP के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक के द्वारा जो है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो महबूब उल हक के द्वारा जो है किसका विकास किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शैक्षिक स्तर और तीसरा है प्रति व्यक्ति घरेलू आय, ठीक है ना, यानी कि उत्पाद। जीवन प्रत्याशा, अब हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक में लाइफ इंडेक्स में जो है गणना है तो अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? 85 वर्ष और न्यूनतम आयु जो है कि 20 वर्ष को रखी गई है, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जो है किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वो था नॉर्वे। मैक्सिमम टाइम हमेशा यही रहता है, ठीक है ना। सतत विकास जो है कि अभिप्राय क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी से जो है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ जो है कि भविष्य का भी आर्थिक विकास ही करना है जो है कि इसका मुख्य जो है कि लक्ष्य रखा गया है और यही आर्थिक सतत विकास जो है कि कहलाता है, ठीक है ना। ये समाज का इसी के साथ आर्थिक विकास होगा तो कहलाएगा। तो हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और जो है कि इकोनॉमिक्स के नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।